हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान के पूरी किताब के सभी फार्मूलों को समझेंगे। दोस्तों, आप लोगों को गारंटी देता हूं कि यदि आप लोगों ने इन सारे फार्मूलों को समझ लिया तो इन फार्मूलों पर बच्चों आपके सामने एग्जाम में एक भी सवाल आ गया तो आप बच्चे चुटकियों में उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा देखिए, सारे फार्मूलों को समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो विज्ञान की किताब है बच्चों, वो 3 भागों में बटी होती है। पहला है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, दूसरा बच्चा आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन और तीसरा बच्चा आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है? यानी 3 भागों में बटी होती है आपकी किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री में जो आपका जो पहला लेसन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उससे तो कोई सवाल एग्जाम में आता नहीं है, उससे तो समीकरण आती हैं। ठीक है? और आपका बच्चा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, जो दूसरा चैप्टर है इसका, अम्ल, क्षार तथा लवण, तो वहां से न्यूमेरिकल आता है, वहां से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है? तो उसका जो फार्मूला देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस चैप्टर से जो सवाल आता है वो आता है बच्चों पीएच मान पे सवाल आता है कि किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने आता है। तो पीएच मान का क्या फार्मूला होता है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और केमिस्ट्री में बच्चों इसी चैप्टर से सवाल आता है। बाकी जो अगले 2 चैप्टर है, क्यों टोटल मिलाकर 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। तो पहले चैप्टर से समीकरण आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। हाँ, दूसरे चैप्टर से जरूर सवाल आता है पीएच मान का। ठीक है? तो वो मैं आपको फार्मूला समझाऊंगा। और जो तीसरा चैप्टर आपका धातु और अधातु, तो उससे भी कोई सवाल नहीं आता, उससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और जो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन तथा उसके यौगिक, तो उससे ही बच्चों थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। ठीक है? तो एक ही चैप्टर ऐसा है बच्चों केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षार तथा लवण है दूसरा चैप्टर, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है? न्यूमेरिकल बेस, तो उसका फार्मूला क्या होता है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो देखिए इसका फार्मूला होता है, देखिए पीएच मान पर सवाल आता है। ठीक है? पीएच मान पर सवाल आता है, तो इसका पहला फार्मूला बच्चों केमिस्ट्री का वो यही रहेगा। देखिए पीएच इज इक्वल टू होता है स्टैंड, पीएच इक्वल टू था माइनस लोग, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये पीएच मान का फार्मूला है। इस बेस पे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में सॉल्व करने के लिए। ठीक है? अच्छा, अगर बच्चों आप लोगों को अगर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे रखी हो तो इसी के जैसा एक फार्मूला और है, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है पीओएच इज इक्वल टू, पीओएच इज इक्वल टू होता है माइनस के लोग, और ये केमिस्ट्री के फार्मूले हैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है? अच्छा, तीसरा फार्मूला इसका क्या होता है? तीसरा फार्मूला बच्चों ये होता है इसका, पी एच प्लस पीओ एच इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 14 होता है। ठीक है? तो ये 3 फार्मूले बच्चों केमिस्ट्री के हैं। ठीक है? और ये एक ही चैप्टर के फार्मूले हैं, ये एक ही चैप्टर के फार्मूले केमिस्ट्री में बच्चों। जो आपका सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, उसी से सवाल आता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। ठीक है? और उसके इन 3 फार्मूले पर सवाल आता है। ज्यादातर तो कौन सी बात है, पहले फार्मूले पर सवाल आता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? लेकिन इसके 2 फार्मूले और है। कौन-कौन सा? एक तो पीओएच का और एक है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 का। क्लियर आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए जो तीसरा चैप्टर धातु अधातु, तो उससे तो कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है? और जो आपका चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, उससे उसमें भी कोई सवाल नहीं है। ठीक है? तो कुल मिला के जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, उसमें तो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, तो उसके ही मैंने फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर आप लोग को मेरा? अच्छा, अब बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में तो कोई सवाल बनता नहीं है, उसमें सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अब बात आती है फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे पहले आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। चलिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो पहला फार्मूला है देखिए इसका, लेकिन आप पूरी किताब से देखें तो ये तो केमिस्ट्री के होगा फार्मूले। ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स वाली किताब से, है ना? तो चौथा फार्मूला होगा बच्चों आपका फोकस दूरी r तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है? तो फोकस दूरी r तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f इजिकल टू होता है आपका, f इजिकल टू होता है बच्चों r बटे 2। क्या होता है? r बटे 2 होता है। तो ये फार्मूला है आपका पहला फार्मूला। ठीक है? फिजिक्स का। ठीक है? क्या है? f इजिकल टू r बटे 2, यानी किसी जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये f इजिकल टू क्या r बटे 2 हो गया, जहाँ एफ क्या फोकस दूरी है, आर है वक्रता त्रिज्या, और अपॉन में 2 लगा हुआ है। ठीक है? पांचवा फार्मूला, ठीक है, पांचवा फार्मूला होता है यू वी तथा एफ में संबंध, तथा एफ में संबंध। ठीक है? इससे बहुत सवाल आता है करने के लिए। ठीक है? क्या फार्मूला होता है? ये होता है देखिए, ये होता है 1 अपॉन एफ इजिकल टू होता है
1/b प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका दूसरा फार्मूला फिजिक्स का। क्लियर आप लोग को मेरी बात? पूरी किताब के हिसाब से देखते हैं पांचवा फार्मूला है, जहां एफ है बच्चों दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, वी है बच्चों वी, ये बच्चों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और जो यू है, यू है क्या बच्चों, ये दर्पण से वस्तु की दूरी है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अगला फार्मूला होता है इसका, छठा फार्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है m इजिकल टू माइनस के बी अपॉन यू होता है। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो इसका छठा फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए आगे समझते हैं आगे फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला देखिए इस चैप्टर का अगला चैप्टर देखिए, अब हम आएंगे लेंस वाले चैप्टर में। किसमें बच्चों? लेंस वाले चैप्टर में। तो लेंस वाले चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले होते हैं देखिए। लेंस के लिए मैं लिख देता हूँ इसको, लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या फार्मूला होता है देखिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये होता है देखिए, मैं लिख रहा हूँ यू वी तथा एफ में संबंध। ठीक है, तो लेंस के लिए देखो, ये जो था किसके लिए, ये दर्पण के लिए था। अब जो लिख रहा हूँ मैं लेंस के लिए लिख रहा हूँ, तो फार्मूला क्या होता है? 1/f=1/b माइनस के 1/u होता है। ठीक है, और ये फार्मूला नंबर 7 है। फार्मूला नंबर ये 7 है। यानी दर्पणों में क्या होता है? 1/b प्लस 1/u होता है, 1/f=, लेकिन लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। बस यही अंतर है, यही अंतर है। लेंस में यहाँ माइनस आता है, दर्पणों में यहाँ प्लस आता है। ठीक है, ये स्पेशल किसके लिए है? ये दर्पण के लिए फार्मूला, ये मिरर के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए है ये फार्मूला। क्लियर आप लोग को मेरी बात? और ये जो फार्मूला आपका बच्चों ये लेंस के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे समझते देखिए अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश के अपवर्तन पे फार्मूला है। क्या देखिए, आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम। क्या कहता है? वो ये कहता है अपवर्तनांक बराबर होता है, यदि म्यू, अपवर्तनांक को देखो, अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं। ठीक है, आप चाहे एनसीईआरटी में देखोगे तो म्यू लिखा हुआ मिलेगा। तो म्यू इक्वल टू होता है आप लोगों के पास बच्चों आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, जहां आई क्या, आई है बच्चों आपका आपतन कोण, और आर है बच्चों आपका अपवर्तन कोण। तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, ये फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 9 में आपको बता रहा हूँ। देखिए फार्मूला नंबर 9 क्या है, देखिए फार्मूला नंबर 9 आपको बता रहा हूँ, ये होता है बच्चों V इजिकल टू सी अपॉन म्यू होता है, सी अपॉन म्यू होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ये फार्मूला कब लगाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर निर्वातीय वायु प्रकाश की चाल दे रखी है, जैसे हम सी से लिखते हैं, ठीक है, और आपको अपवर्तनांक दे रखा है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालते हैं, तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, V इजिकल टू सी अपॉन म्यू होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा एक आता है बच्चों आपको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालने। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला देखिए वो क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप लोगों को फार्मूला नंबर 10, दूरदर्शी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। देखिए वो लिख रहा हूं मैं, आवर्धन क्षमता सूत्र निकाला है, वो फार्मूला होता है देखिए m इजिकल टू होता है माइनस के FO अपॉन FE होता है। क्या होता है? FO अपॉन FE होता है। ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है जब प्रतिबिंब का बनता अनंत पर बनता है। जहाँ FO क्या है? FO बच्चों अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या बच्चों? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, m इजिकल टू माइनस FO अपॉन FE। ये फार्मूला नंबर 10 है। ठीक है, चलिए अगला हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा, चलो यहीं पे एक आध फार्मूला यहीं पे लिख देते हैं, फार्मूला नंबर 11। ठीक है, क्या फार्मूला है? देखिए पहला फार्मूला है बच्चों, हम आएंगे विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो धारा का जो फार्मूला होता है, धारा का जो फार्मूला होता है विद्युत धारा का, वो होता है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। आई इजिकल टू कहता है बच्चों क्यू अपॉन टी होता है, यानी आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रा क्या होता है इसका? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा आगे आइए, आगे देखिए, अब हम देखिए अब आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। ठीक है,
कैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए ओम के नियम का क्या सूत्र होता है, यानी फार्मूला नंबर हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, फार्मूला नंबर 12। क्या देखिए फार्मूला नंबर 12 ओम के नियम का ये होता है बी अपॉन आई इजिकल टू क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, बी अपॉन आई इजिकल टू आर होता है। ये ओम का नियम है, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं, फार्मूला नंबर हम 13 समझेंगे। एक शक्ति होती है, शक्ति यानी विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है P इजिकल टू वी आई होता है। जहाँ P क्या बच्चों, पावर है। P क्या है, पावर है। समझ आप लोग को मेरी बात, ये हो गया फार्मूला नंबर। अगर हम 14 की बात करते हैं, ठीक है, तो फार्मूला नंबर 14 होता है बच्चों आपका विद्युत ऊर्जा का। कितना, किसका, विद्युत ऊर्जा का। क्या होता है, W इजिकल टू होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। कहीं कहीं बच्चों अगर ऊष्मा की बात आती है ना, ऊष्मा, तो ये H इजिकल टू होता है, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा फार्मूला नंबर बच्चों हम 15 आप पढ़ेंगे। अगला फार्मूला क्या होता है, देखिए अगला फार्मूला होता है बच्चों आपका विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका होता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों रो। क्या होता है, रो। ये होता है बच्चों आपका आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, फार्मूला नंबर हम 17, 15 हो गया, 14, 15, 16 लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला बच्चों आप जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है। चुंबकीय बल का फार्मूला है F इजिकल टू होता है बच्चों ये आपका Q V V साइन थीटा होता है। क्या होता है, F इजिकल टू Q V साइन थीटा होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा अब हम फार्मूला नंबर 17 पढ़ेंगे। फार्मूला नंबर 17 क्या है, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है F इजिकल टू आई वी एल साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। फार्मूला नंबर 18 आप हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला नंबर 18 होता है बच्चों आपका चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों 5v इजिकल टू वी ए कोस थीटा होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये फार्मूला नंबर 18 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये सारे कुछ फार्मूले थे, यानी हमने 18 फार्मूले हमने डिस्कस किए, और ये वो फार्मूले हैं जिनसे बच्चों एग्जाम में आपके सवाल देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। और आप एक बार इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, ठीक है। और इन पर मैं बताता हूँ ना एग्जाम में हर 100% एक दो सवाल जरूर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं इस फार्मूले पर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप बच्चों इनको तैयार अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों आज की मेहनत का आप लोगों को इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसी प्रकार बच्चों 10th क्लास का आप सभी इंपोर्टेंट सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।